बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजिउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले उम्मीदवारों के ऑफिस के बाहर धमाके, 25 हलाक। ओहदेदारों ने कहा वोटिंग वक्त पर होगी। सीज़फायर तजवीज़ पर हमास का जवाब, 1500 कैदियों की रिहाई, 135 दिन जंगबंदी। आलमी ताकतों की जमानत का मुतालबा। हमास के जवाब पर अमेरिका और इसराइल का गौर, ब्लिंकन ने की नेतन्याहू से बातचीत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा 32 होस्टेजेस मर चुके। सीज़फायर कोशिशों के बीच इसराइली हमले भी जारी, खान यूनिस में सख्त लड़ाई। आईडीएफ ने कहा कई हमास फाइटर्स को हलाक किया। सीरिया के होम्स में इसराइल के हमले, हुसियों ने रेड सी में ग्रीस के जहाज को बनाया निशाना। मुजाहिमती ग्रुप्स अपने तौर पर काम कर रहे हैं। ईरान ने मगरबी ताकतों के इल्जामात रद्द कर दिए। फलस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, सऊदी अरब ने किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को पेश हों, ईडी की शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने दिया हुक्म। कांग्रेस आउटडेटेड हो चुकी है, नेहरू ने रिजर्वेशन की मुखालिफत की थी। राज्यसभा में मोदी का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन ऑफिस को निशाना बनाते हुए 2 खतरनाक बम धमाके किए गए। इन धमाकों में कम से कम 25 लोग हलाक हुए और 42 दूसरे जख्मी हुए। यह वाकया बलूचिस्तान सूबे में पेश आया। इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान और केपी सूबों में कई धमाके हुए हैं। चारशंबे को पहला धमाका पिशन जिले में एक आज़ाद उम्मीदवार असफंदयार काकड़ के दफ्तर के बाहर हुआ, जिससे 17 लोग मारे गए और 30 जख्मी हुए। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद किला अब्दुल्ला इलाके में जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के इलेक्शन ऑफिस के बाहर धमाका हुआ, जिससे 8 लोग मारे गए और 12 जख्मी हुए। समझा जा रहा है कि इन धमाकों का मकसद इलेक्शन से पहले वोटर्स को धमकाना है। बलूचिस्तान के एक सीनियर पुलिस ओहदेदार अब्दुल्ला जहरी ने बताया कि असफंदयार खान के दफ्तर के बाहर धमाका डेटोनेटर से किया गया। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक है, जिससे डर है कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। जख्मियों को इलाज के लिए क्वेटा ले जाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कन्फर्म किया कि 2 धमाके हुए हैं और सूबे में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला जान अचक सईद ने हमलों की मजम्मत की और कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। कारगुजार वज़ीर दाखिला एजाज ने धमाकों की मजम्मत की। इतवार के बाद से पाकिस्तान में ऐसे तकरीबन 50 हमले हुए हैं। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने बताया कि वो इलेक्शंस का सामना करने के लिए तैयार हैं। मंगल को कैंपेन खत्म हुई, 128 मिलियन से ज्यादा लोग वोट देने के अहल हैं। पूरे पाकिस्तान में 90,000 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। सियासी पार्टियों ने इस हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त हो रहा है जब बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कई केसों में कैद की सज़ा सुनाई गई है और वो अभी जेल में हैं। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए बाहर की ताकतों, खासतौर पर इंडिया पर उंगली उठाई है। अब मिडल ईस्ट लिए चलते हैं। हमास ने कहा है कि उसने गाजा में सीज़फायर की तजवीज़ पर अपना जवाब भेज दिया है। अमेरिका, कतर और इजिप्ट ने इसराइल और हमास के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत कराई, जिसके नतीजे में यह डील हो सकती है, लेकिन समझौते की तफसीलात सामने नहीं आई हैं। हालांकि कुछ इशारे ज़रूर मिले हैं। ऐसा कहा गया था कि 6 हफ्तों की जंगबंदी होगी, जिसके दौरान कैदियों का तबादला होगा। इसराइल और अमेरिका दोनों ने कहा है कि वो हमास के जवाब का जायज़ा ले रहे हैं।
ऐसे इशारे मिले हैं कि हमास चाहती है कि कैदियों का तबादला हो और इसराइली फ़ौजें गाज़ा से बाहर निकलें। हमास ने 3 मरहलों में एक सीज़ फायर के मंसूबे की तायद की। हमास ने कहा कि वो चाहती है कि 1500 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, जिनमें से 1/3 कैदियों का चुनाव हमास खुद करेगी। जंगबंदी समझौते में हमास ने खाने पीने की चीज़ें और दूसरा ज़रूरी सामान पहुँचाने का भी मुतालबा किया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि हमास 3 मरहलों में 135 दिन के समझौते की पेशकश कर रही है, जिसके मुताबिक होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा और फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास जिन 1500 कैदियों को इसराइली जेलों से छुड़ाना चाहती है, उनमें 500 फ़लस्तीनी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। हमास ने यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी का रोल बरकरार रखने का भी मुतालबा किया है। हाल ही में इसराइल ने इस एजेंसी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसके स्टाफ ने 7 अक्टूबर के हमलों में हिस्सा लिया। इस इल्ज़ाम के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने आलमी इदारे की फंडिंग रोक दी थी। यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले की जांच शुरू की है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हमास की क़ैद में जो 136 इसराइली होस्टेजेस हैं, उनमें से कम 32 शायद मर चुके हैं, लेकिन इस रिपोर्ट की किसी भी फ़लस्तीनी ग्रुप ने तस्दीक नहीं की। मालूम हुआ कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अहदेदार सीज़ फायर डील पर हमास के जवाब का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जो मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं, कहा है कि वो इसराइली अहदेदारों के साथ हमास के जवाब के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ब्लिंकन ने और ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास ने अपना जवाब साफ तौर पर दिया है। कहा गया कि हमास ने 5 मुल्कों और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ज़मानत मांगी है। ये 5 मुल्क कतर, इजिप्ट, अमेरिका, तुर्की और रशिया है। तुर्की हमास के साथ ताल्लुकात रखता है और वह हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। तुर्की और इसराइल के दरमियान भी ताल्लुकात हैं। रशिया गाज़ा जंग में अपने आप को एक मुसालहतकार की हैसियत से पेश करता रहा है। मॉस्को ने गाज़ा के बारे में अमेरिका की करारदाद की तायद भी नहीं की थी। कई गोशों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि 2 रियासती हल के जरिए इसराइल फ़लस्तीन मसले को हल किया जाए। गाज़ा में कई फ़लस्तीनियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जंग पूरी तरह से ख़त्म हो और सिर्फ कुछ दिन के लिए सीज़ फायर ना हो। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली अहदेदारों से मुलाकात करते हुए हमास के जवाब का जायज़ा लिया। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब, इजिप्ट और क़तर का भी दौरा किया था। ये 7 अक्टूबर के बाद से मिडल ईस्ट में ब्लिंकन का 5वां दौरा है। उन्होंने इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और सदर आइज़ैक हर्ज़ोग और दूसरे लीडर्स से मुलाकातें की। इससे पहले वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मिले। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अहदेदारों ने शिकायत की कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ज़्यादा शर्तों के बगैर कायम किए जाएँ। को एक ऐसे वक्त जब गाज़ा में सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, इसराइल के हमले भी जारी हैं। बताया गया कि साउथ गाज़ा के खान यूनिस में ताज़ा लड़ाई में कई लोग हलाक हुए। इसराइली फ़ौज ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उसने दर्जनों हमास फाइटर्स को हलाक किया। जंग के 124 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात मानी कि उसके डायरेक्टर इसराइल के एक हमले में जाँ बहक हो गए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर के डायरेक्टर रिज़्क़ अल गाज़ाली खान यूनिस में इसराइल की बमबारी में जाँ बहक हुए। गाज़ा जंग के दौरान अब तक 132 जर्नलिस्ट मारे गए हैं। साउथ गाज़ा के रफ़ा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई के ताल्लुक़ से बाज़ अंदेशों का इजहार किया जा रहा है। कल रात इसराइल के ताज़ा हमलों में 11 लोग वहाँ पर हलाक हुए। 7 अक्टूबर के बाद से गाज़ा में इसराइल के हमलों में 27,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अंदेशा ज़ाहिर किया है कि रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। इसराइल ने सीरिया के होम्स में हवाई हमले किए, जिससे कम से कम 5 लोग हलाक हुए। मरने वालों में 3 सिविलियंस शामिल हैं। खबरों में कहा गया कि एक औरत, एक बच्चा और एक मर्द के साथ जुमला 5 सिविलियंस हलाक हुए। इलाके में एक इमारत पर हमले में ये लोग मारे गए। इस हमले में 7 दूसरे लोग ज़ख्मी भी हुए। सीरियन वज़ारत दिफा ने बताया कि इसराइली दुश्मन ने नॉर्थ त्रिपोली की तरफ से यह हमला किया। सरकारी टेलीविज़न पर इस वाक़े की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। हालिया अरसे में इसराइल ने कई बार सीरिया में हमले किए हैं। खबर है कि यमन के हुसियों ने ग्रीस के एक जहाज पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह बात बताई। इस जहाज की पहचान एमवी स्टॉक नासिया की हैसियत से की गई है, जिस पर मार्शल आइलैंड का झंडा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 6 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए यह हमला किया गया। इस दौरान हुसियों ने कहा है कि वो यमन में हमलों और गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत का जवाब देने के लिए रेड सी और खलीज अदन में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
ईरान ने कहा है कि मिडल ईस्ट के मुजाहिमती ग्रुप्स अपने तौर पर कार्रवाई करते हैं। इराक और सीरिया में अमरीकी अड्डों पर हमलों और रेड सी में जहाज़ों पर हमलों के लिए अमरीका और मगरबी मुल्क ईरान पर उंगली उठाते रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर आमिर सईद इरावानी ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुजाहिमती ग्रुप्स को ईरान हिदायत नहीं देता, तेहरान से ये लोग कोई ऑर्डर्स नहीं लेते। ईरान के सफीर ने कहा कि ये ग्रुप्स इराक और सीरिया में अमरीका की गैर कानूनी मौजूदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनका ये जायज़ मुतालबा है और उनका हक़ है कि वो अपने मुतालबे की तायद में कार्रवाइयाँ करें। ये तंजीमें चाहती हैं कि गाज़ा में हलाकतें ख़त्म हों और फ़लस्तीन पर से इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा बर्खास्त हो। सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा। फ़लस्तीनी तंजीम PLO ने सऊदी अरब के इस बयान की तायद की है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वो उसी वक्त इसराइल को तस्लीम करेंगे जब 1967 की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी क़ुद्स हो। सऊदी अरब ने गाज़ा में जारहियत ख़त्म करने, इसराइली फ़ौजियों को वापस बुलाने का भी मुतालबा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने रियाज़ में कहा कि फ़लस्तीन मसले पर सऊदी अरब की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की तायद करता है। ऐसी खबरें आई हैं कि सऊदी अरब और अमरीका अरब इसराइल अमन के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। लौटते हैं इंडिया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने 17 फरवरी को हाजिर होने का हुक्म दिया है। उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने 5 मरतबा ED के समन्स को नज़रअंदाज किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में तहकीकात कर रही है। मरकजी एजेंसी पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत पहुंची और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की। अरविंद केजरीवाल से इससे पहले इस केस के सिलसिले में 9 घंटे CBI ने पूछताछ की थी। अब तक उन्हें मुल्जिम नहीं बनाया गया है, लेकिन पार्टी के 2 सीनियर लीडर्स इस सिलसिले में जेल में हैं, जिनमें साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल के खिलाफ ED की शिकायत का नोट लिया। ED ने कहा है कि वो चाहती है कि केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड किया जाए। उनसे लिकर पॉलिसी की तैयारी के सिलसिले में, मीटिंग्स के बारे में और रिश्वत के इल्ज़ामात के बारे में पूछा जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ED मरकजी हुकूमत के इशारे पर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि उन्हें आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में मुहिम चलाने से रोका जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और कहा कि अपोजिशन पार्टी आउटडेटेड हो चुकी है और वो किसी भी तरह के रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना काम आउटसोर्स किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की तरफ से चीफ मिनिस्टर्स को लिखे गए ख़त का हवाला दिया और कहा कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म ख़ास तौर पर नौकरियों में किसी भी तरह के रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ थे। वज़ीर आज़म ने नॉर्थ साउथ फंड की लड़ाई पर सियासत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह ख़तरनाक मिसाल है कि किस तरह मरकज़ रियासत तकसीम पैदा की जा रही है और ये बयानिया बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने जुर्रतमंदाना और बड़े फैसले किए जिसकी वजह से इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी साल 2025 तक इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग देने के इंतजामात करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और चेयरमैन सत्या नाडेला ने यह ऐलान किया। वह मुंबई में कंपनी के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में अमेरिका और इंडिया की हुकूमतों के दरमियान ताउन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि AI की वजह से आज GDP में इजाफा हो सकता है। उन्होंने इंडिया की उभरती हुई मार्केट की तारीफ़ की और कहा कि आलमी मईशत में उनका अहम रोल हो सकता है। उन्होंने कहा कि AI एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया के हर कोने में फैलाना चाहिए। अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स पर हालिया हमलों के बाद तेलंगाना हुकूमत ने अमेरिका और दूसरे मुल्कों में रहने वाले तेलंगाना के लोगों, खासतौर पर स्टूडेंट्स की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान किया है। हाल ही में तेलंगाना के स्टूडेंट्स पर हमलों के वाक़यात पेश आए हैं। ओहायो में श्रेयास रेड्डी नामी एक नौजवान हलाक हुआ, जबकि शिकागो में सैयद मजहर अली नामी नौजवान को बुरी तरह ज़ख्मी किया गया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से X पर हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान किया गया। इस नौजवान की अहलिया ने वज़ारत ख़ारजा से इस सिलसिले में मदद मांगी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले उम्मीदवारों के ऑफिस के बाहर धमाके, 25 हलाक। ओहदेदारों ने कहा वोटिंग वक्त पर होगी। सीज़फायर तजवीज़ पर हमास का जवाब, 1500 कैदियों की रिहाई, 135 दिन जंगबंदी, आलमी ताकतों की जमानत का मुतालबा। हमास के जवाब पर अमेरिका और इसराइल का गौर, ब्लिंकन ने की नेतन्याहू से बातचीत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा 32 होस्टेजेस मर चुके। सीज़फायर कोशिशों के बीच इसराइली हमले भी जारी, खान यूनिस में सख्त लड़ाई। IDF ने कहा कई हमास फाइटर्स को हलाक किया। सीरिया के होम्स में इसराइल के हमले, हुसियों ने रेड सी में ग्रीस के जहाज को बनाया निशाना। मुजाहिमती ग्रुप्स अपने तौर पर काम कर रहे हैं। ईरान ने मगरबी ताकतों के इल्जामात रद्द कर दिए। फलस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएंगे, सऊदी अरब ने किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को पेश हों। ईडी की शिकायत पर दिल्ली की अदालत ने दिया हुक्म। कांग्रेस आउटडेटेड हो चुकी है, नेहरू ने रिजर्वेशन की मुखालिफत की थी। राज्यसभा में मोदी का खिताब। ये थी आज की खबरें। के अफरासिक को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।